दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके इसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ पाएंगे और वहाँ पे पीडीएफ और आउटलाइन आप वहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे। डेली डिक्टेशन के लिए दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे मेल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। सभापति महोदय, मेरे लिए आज आप देर तक बैठ जाइए। सबसे पहले मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है एवं सुझाव दिए हैं। जहां तक मैं समझता हूं, बहुत से सुझाव काफ़ी लाभप्रद हैं, लेकिन मैंने माननीय सदस्यों के सभी सुझावों को नोट कर लिया है। काफ़ी सारे सुझावों का इस विधेयक से सीधा संबंध नहीं है, परंतु उन सुझावों के लिए अच्छा अवसर है। मैं आपको आश्वासन दूंगा कि सभी सुझाव, चाहे वे नई सेवाएं शुरू करने, वायुदूत या सीधी सेवाओं आदि के चलाने के बारे में हो, उन पर ध्यान दिया जाएगा। दक्षिण से आने वाले कुछ सदस्यों ने बताया है कि धार्मिक स्थलों में संपर्क स्थापित करने के लिए हम हेलीकॉप्टर निगम का उपयोग कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि हमारा हेलीकॉप्टर निगम अगले वर्ष अक्टूबर से अपनी सेवाएं प्रारंभ करेगा। इसका निर्णय हम पहले ही कर चुके हैं। तेल, प्राकृतिक गैस आयोग तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए भी हम इनकी सेवाओं का उपयोग करेंगे, परंतु मैं समझता हूं कि अगर इस हेलीकॉप्टर निगम की सेवाओं को वृद्ध लोगों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए जो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं, अन्य साधनों से वहां जा नहीं सकते, उनके लिए उपयोग में लाया जाए तो अच्छा होगा। आज जो शिकायतें सदन में बताई गईं वे ट्रैवलिंग एजेंटों, टिकटों की अनुपलब्धता, कंप्यूटरों का काम न करना तथा हवाई अड्डों पर विभिन्न कठिनाइयों के बारे में थीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे कि सुरक्षा सबसे पहली चीज़ है। यह बात न सिर्फ सदस्यों को ही ध्यान में रखनी चाहिए, अपितु सारे राष्ट्र को, सभी व्यक्तियों को जो कि हवाई जहाज़ों में यात्रा करते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। चूँकि मैं इस विभाग में अभी अभी आया हूँ, मैंने आदेश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वे इस मामले में कठोर हो गए हैं, परंतु इसमें उनका व्यवहार रूखा होने का कोई कारण नहीं है। सभापति महोदय, मेरे पास भी कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें न सिर्फ संसद सदस्यों के साथ अपितु जनसाधारण के साथ भी रूखा बर्ताव किया गया है, परंतु हमने इस बारे में उचित कार्यवाही की है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब कभी भी कोई उदाहरण मेरे पास लाया जाएगा तो मैं यह पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर कार्यवाही की जाए। मुझे खुशी है कि सभापति महोदय यहाँ मौजूद हैं। सरकारी ज़मीन पर झुग्गी झोपड़ियों के बारे में मैं अपना अनुभव बताऊंगा। किसी भी व्यक्ति को बेघर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। गरीब व्यक्ति को बेघर करने वाला मैं अंतिम व्यक्ति हूं, परंतु आप कब तक इन गंदी बस्तियों को पनपने देंगे? कब तक आप इन लोगों को गंदी बस्तियों में रखे रहेंगे? आपको एक सुव्यवस्थित योजना बनानी होगी जिसमें ये अपनी भूमि के मालिक हो सकें, जहां ये अच्छी तरह रह सकें, इनके बच्चों के उचित स्कूल, रोजगार, परिवहन सुविधाएं हों ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र का अनुभव है, जहां पर एक पॉकेट में 5 से 10 हज़ार तक
व्यक्ति रहते हैं। वे वहां पर पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं। मैंने उनके लिए निश्चित योजना बनाई। उनके पास 25 वर्ग गज भूमि है, परंतु योजना के अनुसार सभी सुविधाओं के साथ मैंने उन्हें वहां स्थानांतरित करवाया तथा जो भूमि हमने उन्हें दी है उसके लिए अगले 15 वर्षों में उन्हें 2000 रुपये का भुगतान करना है। उस जमीन को आज आप 50,000 रुपये में भी नहीं खरीद सकते। अतः जब मैं बम्बई गया, यह बात हमारे सदस्यों द्वारा बताई गई थी। मुझे मालूम है समाचार पत्रों में इस बात को छापा जा रहा है। स्थानीय प्राधिकरण उन्हें वहां से हटा रहे हैं। उनका कहना था कि हम उन्हें यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। एयर इंडिया तथा एयरलाइंस के अपने कार्यालय में जाने के बजाय मैंने अपना ज़्यादातर समय 6000 झुग्गी झोपड़ियों वाले लोगों के बीच गुजारा। मैंने नेताओं से बात की। मैंने कहा, देखिए आप कितने दिनों तक इन गंदी बस्तियों में अपने बच्चों को रख सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय तथा आपके प्रति व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आपने इस महान सदन में पूरे देश में बाढ़, सूखे तथा तूफान की स्थिति के संबंध में चर्चा करने का अवसर दिया है। यह उचित ही है कि अधिवेशन के पहले दिन सदन ने उन गंभीर समस्याओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है जो तट के कठिनतम क्षेत्रों, अंदरूनी इलाकों में तथा रेगिस्तानी क्षेत्र में हमारे लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। महोदय, यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक माननीय सदस्य जिसने भी वाद विवाद में भाग लिया उसने ही इन भीषण आपदाओं के दौरान पीड़ित लोगों के दुखों, कष्टों और कठिनाइयों की कहानी अपने ही ढंग से सुनाई। महोदय, उन लोगों के प्रति हमारा हृदय सहानुभूति से भर जाता है जो कि इन विपदाओं के परिणाम स्वरूप पीड़ित हुए हैं और जो बाढ़ों और चक्रवातों के परिणाम स्वरूप मारे गए हैं। हमारी सहानुभूति उन शोक संतप्त परिवारों के साथ भी है जो कि अनाथ हो गए हैं। मेरी अभिव्यक्ति आपके उस कथन से श्रेष्ठ नहीं हो सकती है जिसमें आपने इस पीठ से भारत सरकार से कहा था कि वह इन परिस्थितियों को प्रशासित करने और इन परिस्थितियों के कारण पीड़ित लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए विशेष कदम उठाए। जैसा कि आप जानते हैं, अभाव, अकाल और विपदाएं प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। वे हमारे इतिहास में अनादिकाल से चली आई हैं और हमारे देश को प्रभावित करती हैं। पुराने समय में भी महाभारत में और हमारे ग्रंथों में दीर्घकालीन सूखे, अकाल, प्लेग, बाढ़ों, चक्रवातों और इसी प्रकार की बातों का उल्लेख आता है। महोदय, बात यह है कि हम अब एक ऐसी सदी से गुजर रहे हैं जिसमें विज्ञान तथा अवस्था तक विकसित हो चुका है कि यदि हम इन विपदाओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं तो हम कम से कम उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन पर इनके प्रभाव को तो कम कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ तक कि सच तो यह है कि ये तो उसी दिन से आरंभ हो गई थीं जिस दिन से मानव ने अपना अस्तित्व बनाए रखने हेतु प्रकृति से मल्ल युद्ध आरंभ कर दिया था और इसकी कहानी बड़ी ही लोमहर्षक और उन घटनाओं से भरपूर है जिनमें कभी कभी मनुष्य प्रकृति को जीत लेता था और प्रकृति बड़े ही तीव्र गति से विकर्षण और प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी। परिणाम यह निकलता था कि कई लाख लोग जीवन से हाथ धो बैठते थे। देश के स्वतंत्र होने से पूर्व सरकार का रवैया लापरवाही का था। ज़्यादा से ज़्यादा वह एक विशेष अवधि तक लगान माफ़ कर दिया करते थे, परंतु हमारे स्वतंत्र होते ही हमारी सरकार और हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इस गंभीर समस्या पर और अधिक ध्यान देना आरंभ कर दिया और उन्होंने इसे वैज्ञानिक ढंग से हल करना आरंभ किया। यदि आप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से और विशेषकर हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के बाद से सरकार के खर्च पर दृष्टिपात करें तो यह सहस्त्रों करोड़ों रुपयों में आता है। ऐसा लगता है कि जैसे सारा धन निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध था और हम इन अकालों और बाढ़ों को वास्तव में रोक सकते थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता रहा
तो राज्यों की मांगों की तुलना में हमारे पास उपलब्ध संसाधन कम पड़ते गए। प्रत्येक वर्ष हम कुछ धनराशि व्यय करते हैं जो कि व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि या तो बाढ़ उसे बहा कर ले जाती है, अन्यथा अकाल उसे पी जाता है, और कुल मिलाकर परिणाम यह निकलता है कि यही स्थिति बनी रहती है। महोदय, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले सरकार राहत शिविर खोला करती थी और लगान को माफ़ कर दिया करती थी, बस इतना ही होता था। परंतु अब सरकार ने प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित जनता पर, उसकी समस्याओं पर और अधिक सहानुभूतिपूर्वक और वैज्ञानिक रूप से ध्यान देना आरंभ कर दिया है। स्टाफ हो गया दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।